नमस्कार दर्शकों, एक मरतबा फिर मैं विनोद कुमार हाजिर हूं और मुझे लगता है कि आप भी मेरे साथ जुड़ते रहें, कमेंट करते रहें कि कैसा आपको लग रहा है, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है या नहीं। और दूसरा, कमेंट इसलिए भी करें क्योंकि आपका अपना प्रोग्राम है, आप इसको अपने प्रोग्राम की तरह लें और आप इसको अपना हिस्सा बनाएं। शुरुआत हम करते हैं पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और आईएसआई एजेंट व पत्रकार नुसरत मिर्जा के बीच में जो कथित कनेक्शन थे उसको लेकर के भाजपा ने खिचड़ी पकाना शुरू कर दिया। भाजपा को एक मौका मिल गया है। भाजपा कांग्रेस के खिलाफ कोई भी मौका नहीं छोड़ती है। भाजपा का कहना है कि 27 अक्टूबर 2009 को यानी 2009 को हामिद अंसारी जो उपराष्ट्रपति थे तब वहां उनके कार्यालय से फोन कॉल जाता है और कहा जाता है कि नुसरत मिर्जा को आमंत्रित किया जाए और इसको लेकर के आज बकायदा जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और दिल्ली में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा मौका नहीं चूकती है कि जब कांग्रेस के खिलाफ कुछ भी मिले और कांग्रेस को घेरने का प्रयास करे, और ऐसा ही आज किया राष्ट्रीय स्तर पर भी। और जम्मू कश्मीर प्रदेश इकाई के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने बकायदा पत्रकार वार्ता की और जिसमें संगीन आरोप लगाया कि कांग्रेस ने विदेशी पत्रकार के समक्ष जो इंपॉर्टेंट दस्तावेज थे, गोपनीय दस्तावेज, उनको उनके साथ शेयर किया, ये आरोप लगाया है। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं रविंद्र शर्मा जी, चीफ स्पोक्स पर्सन है। बड़े इत्तेफाक की बात है, सहाफी भी हैं, सहाफी होने के साथ साथ वो एक सीनियर एडवोकेट भी हैं। रविंद्र जी, आप सुन रहे हैं मुझे? रविंद्र जी, ये आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है कि 27 अक्टूबर 2009 को हामिद अंसारी जो तब उपराष्ट्रपति थे उनके ऑफिस से फोन जाता है कि आप जो कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं उसमें पत्रकार जो आईएसआई का एजेंट है नुसरत मिर्जा, उसको भी आमंत्रित करें। क्या कहेंगे आप? ये बीजेपी का आरोप है। देखिए, पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को तालिब हुसैन शाह का जो दोस्ती है वो महंगी पड़ रही है जी। उसका जवाब नहीं बन रहा। जो गृह मंत्री की सुरक्षा में घुस गया और इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, सवाल आज उठाए जा रहे हैं। जी। वो आपको याद होगा कि पठानकोट में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आईएसआई के एजेंट को इंस्पेक्शन के लिए बनाया। जी। उन्होंने हमला किया, पाकिस्तान की टीम में आईएसआई का एजेंट था, उसका जवाब दे दें। जी। हामिद अंसारी जी देश के उपराष्ट्रपति थे और उन्होंने संवैधानिक पद पे रहते हुए किसी सेमिनार में हिस्सा लिया, उन्होंने उसका जवाब भी दिया है। जी। है उनको जानकारी थी नहीं थी, वो माना जा सकता है कि अगर वो पत्रकार उसकी जांच होगी कि भाई अगर वो कैसे आया, अगर उसको वीजा कैसे मिला। हम उस पक्ष में नहीं है। हामिद अंसारी जी संवैधानिक पद पे हैं और चूंकि वो अपनी राय रखते हैं कभी कभी सरकार के खिलाफ, इसलिए उनके ऊपर हमला किया जाता है। मैं एक बात और साझा कर दूं, ब्रिगेडियर उस्मान जी उस जंग में शहीद हुए थे जी। वो हमें आगे पीछे कर्नल भाई थे जी। ब्रिगेडियर उस्मान को ऑफर दी थी पाकिस्तान ने जी। कि आप आर्मी चीफ बनिए, हमारे देश में आ जाइए। जी। लेकिन हिंदुस्तान के लिए शहादत दी, लेकिन वो पाकिस्तान के आर्मी जनरल नहीं बने। जी। और आप ऐसे लोगों पे शक करते हैं। कांग्रेस के राहुल गांधी के पिता और उसके दादी सोनिया जी की सास और उनके पति आतंकवाद के शिकार हुए, शहीद हुए, और उस परिवार से आप कहते हैं उनके साथ में। रविंद्र जी, सवाल ये उठता है कि आप संवैधानिक पद पर हैं, आप देश के उपराष्ट्रपति हैं, आपको क्या नुसरत मिर्जा से क्या आपको लगा कि जरूरी है उनको बुलाया जाना जरूरी है? मैं कहता हूँ कि इसकी जानकारी हामिद अंसारी साहब को दी जानी, मैं नहीं जानता। वो साझे उम्मीदवार के ना वो कम्युनिस्ट पार्टी के नुमाइंदा रहे हैं जी। और उपराष्ट्रपति को क्यों बने कांग्रेस के स्वस्थ से, लेकर उसे कांग्रेस के साथ ही जुड़ गए। अगर किसी एजेंसी में जब कहीं कहीं हुआ तो वो एक अलग मसला है। अंसारी साहब को किसी का इंस्पिरेशन होगा, अच्छा पत्रकार है, उन्हें कहा होगा, लेकिन उनको बताया जाना चाहिए था कि इसके खिलाफ कोई आरोप है। जी। मान लीजिए कहीं किसी अफीसर
पीएम की जांच जब वो कर रहे देखेंगे कैसे आया, लेकिन मैं कहता हूँ उसकी जांच क्यों नहीं होती कि देश के गृह मंत्री की सुरक्षा कमांडर जहाँ वो घुस गया और उसके ऊपर खामोश अभी थी, उसके ऊपर खतरे के गृह मंत्री, ये तो हाल का आता है। वो कितनी हत्याएं की थी, वो उसके तार हो सकते हैं जिसके हाथ में सारे बंदूकें AK-47, 57 और बाबत थे, उसके बारे में क्यों चुप है? उसको IT सेल का चेयरमैन कैसे बनाया? लेकिन ये कांग्रेस पर ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं और पाकिस्तान से कांग्रेस को करंट आती है। ये बीजेपी के प्रवक्ता का कहना है। उन्हें लगता है कि इनका ट्रांसफार्मर पाकिस्तान में है, जी उन्होंने रखा था। प्रधानमंत्री भी, दो प्रधानमंत्री वाजपेयी जी और नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान गए और देश पे हमले हुए जी। आप तो इनसे बिरयानी खाने लिए गए, उनको बुलाया, शाल भेंट किए जी। मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान नहीं गए, हालांकि वो वहां के रहने वाले होते हुए उनको अपनी धरती से प्यार था हिंदुस्तान के साथ, लेकिन अब पैदा वो आने के जी। उसका काम नहीं। फिर पठानकोट में ISI का जज कैसे आ गया? सरकार में इतने बड़े बड़े हमले हुए, 2500 यानी 1000 फौजी जा रहे थे और पुलवामा में एक कार से हमला हो जाता है जी। आपके लेव हेडक्वार्टर से लेके ब्रिगेड हेडक्वार्टर तक उड़ीसा से लेकर के नगरोटा और सारी जगह जो हमले होते हैं जी। और पठानकोट का इंस्पेक्शन करते हैं, इसलिए यहाँ जो है तो पत्रकार था, देखिए यहाँ तो लश्कर तैयबा का कमांडर था पीछे के अंदर, और जो उदयपुर में पकड़ा गया वो इनका कार्यकर्ता जो सारे देश ने देखा, दुनिया ने देखा जी। की हत्या की, इसलिए उसका बचाव करने के लिए क्योंकि जवाब नहीं बन रहा तो ये निकाल लिया कि हमीद अंसारी जी को राह के चीज खड़े थे। नहीं, आप रविंदर जी, आप कभी हमीद अंसारी को कहते हैं कि एक साझा कैंडिडेट थे, कभी आप उनको डिफेंड करने पे आतुर हो जाते हैं। एक लाइन तो कीजिए आप। मैंने कहा रविंदर जी, कभी आप कहते हैं कि हमीद अंसारी साझा कैंडिडेट थे, कांग्रेस से थे नहीं थे, और कभी आप उसको डिफेंड करने पे आ जाते हैं। एक लाइन तो करनी पड़ेगी आपको। मैं डिफेंड क्यों नहीं करूंगा? जी। देश के उपराष्ट्रपति थे जी। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति शासन से अलग हो जाते हैं, राइट। प्रधानमंत्री पार्टी का रहता है जी। लेकिन वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो उनकी लीनिंग जो है वो आप इतिहास देख लीजिए जी। पढ़ते रहे, लेकिन देश के उपराष्ट्रपति थे उस वक्त साझा में, लेकिन आप उपराष्ट्रपति रहे जी। जी। तो आपको लगता है वो पाकिस्तान से जुड़े। मैंने कहा कि उनका भाई जी। वो में शहीद हुआ, जिसको आर्मी जनरल बनाने का ऑफर थी जी। की नाम से दी थी, जी। लेकिन वो शहीद हो गया। जी। और ऐसे परिवारों में आप शक करते हैं। चलिए जी। चलिए ठीक। रविंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से कांग्रेस अपने आप को डिफेंड कर रही है और भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा अवसर नहीं छोड़ती है जब कांग्रेस को लताड़े ना। और भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन भी है, कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब मौका मिलता है तब कांग्रेस को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। ऐसा ही आज जम्मू में भी किया गया। रविंद्र रैना ने बाकायदा एक पत्रकार वार्ता की और पत्रकार वार्ता में कहा कि गोपनीय दस्तावेज, और ये आरोप लगाया कि कांग्रेस जो है सुरक्षा के साथ, देश की सुरक्षा के साथ समझौता करने में किसी तरह से चूक नहीं करती है। कभी भी कांग्रेस देश की सुरक्षा से समझौता कर सकती है। लेकिन दिलचस्प बात है कि रविंद्र रैना ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका जवाब रविंद्र शर्मा ने दिया, जो चीफ स्पोक्स पर्सन है। और उनका ये कहना है कि जब पठानकोट में हमला हुआ था तब आप ISI एजेंट्स को लेकर के यहाँ पर आए थे। उन्होंने अंसारी को पूरी तरह से डिफेंड किया है। ताहिर चौधरी पेशे से डॉक्टर हैं और बड़े लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं। ताहिर जी, आपका स्वागत है। शुक्रिया। ताहिर जी, बड़ी दिलचस्प बात है कि आज हामिद अंसारी जो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं और पाकिस्तान के ISI एजेंट पत्रकार नुसरत मिर्जा के
जो कथित कनेक्शन है उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है। और कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि जब पठानकोट में हमला हुआ था तो आपने आईएसआई की टीम लाई थी यहाँ पर जांच के लिए। क्या कहेंगे आप? देखिए विनोद जी, कांग्रेस का देश के साथ जो इतिहास रहा है, कांग्रेस ने जो देश में हुकूमत चलाई है और देश के साथ जो कांग्रेस ने किया है, भारत की 135 करोड़ जनता जानती है। आज तक देश को जितना भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की कांग्रेस की तरफ से, ये कुछ छुपी हुई चीजें नहीं है, ये सारी चीजें सामने हैं। क्या क्या कांग्रेस के लीडर्स करते रहे, क्या क्या कुछ करते रहे, कैसे देश की जो बाहर के जितने भी पत्रकार आते थे, जो यहाँ बाहर के इनके लीडर्स जाते थे, इनका क्या रवैया वहां पे रहता था, कौन कौन सी चीजें शेयर करते थे। इन्होंने हमेशा देश को किस तरह से इस्तेमाल किया कि किसी ढंग से इनके हाथ में पावर रहनी चाहिए। बाकी हिंदुस्तान की जमीन के साथ, हिंदुस्तान की आवाम के साथ इनको कभी ना हमदर्दी रही और ना ही मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे रहेगी। ये कांग्रेस सरकार की और गांधी परिवार की ये सोच रही है और ये देश की 135 करोड़ जनता अच्छी तरह जानती है। इन लोगों को कभी माफ नहीं किया जाएगा। इन लोगों की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इंक्वायरीज होनी चाहिए कि इन लोगों ने देश को कहां कहां पे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। ये वो लोग हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, आपके आईटी सेल का इंचार्ज ताहिर वो आतंकी निकला, आपके पास कोई जवाब है उसका? आपने उस बात का भी जवाब नहीं दिया कि जो आईएसआई की टीम को यहाँ पठानकोट में लाने की क्या जरूरत थी? देखिए विनोद जी, सरकार भारतीय जनता पार्टी की, मैं आपको एक बात बता दूं जी, पिछले 8 साल से हम लोग सरकार चला रहे हैं और आपको इस चीज का एहसास होना चाहिए और देश जानता है, देश की जनता जानती है। पहली बार हिंदुस्तान में फोर्स हाथों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब इसको संभाल रहे हैं और देश की 135 करोड़ की जनता की हिफाजत, उनके बारे में सोचना और नेक नियति से सरकार को चलाया जा रहा है। ये चीजें देखने वाली चीजें हैं। और देखिए, हमें हर बार देश की जनता ने कितना प्यार दिया, ये चीज आप देखिए। जहां तक आप तारिक हुसैन की बात करते हो, उसके पास पार्टी की कोई भी प्राइमरी मेंबरशिप नहीं थी। एक पत्रकार बन के वो पार्टी ऑफिस में आता था। ये चीजें रविंद्र रैना साहब, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, इन चीजों का जवाब दे चुके हैं। और वो जो चाल थी उसने हमारे पार्टी हेड ऑफिस की रैकी की थी। हमारे जो लीडर्स हैं, हमारी जो यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे लोग आज के टाइम पे टारगेट पे हैं। इस चीज की हमने सरकार एडमिनिस्ट्रेशन से और एलजी साहब से गुहार लगाई कि उनकी सिक्योरिटी का ध्यान दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स निशाने के ऊपर है, हमारा पार्टी हेड ऑफिस निशाने के ऊपर है। इस तरह से और कितने लोग इस तरह की चालें खेल रहे होंगे। सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को, जम्मू कश्मीर पुलिस को, एजेंसीज को प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि कौन कौन से लोग ऐसे इन्वॉल्व हैं जम्मू कश्मीर में, जो भारतीय जनता पार्टी और देश के लिए जो खतरा है, उन लोगों के ऊपर ध्यान देना चाहिए और ये चीजें सामने आनी चाहिए। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। कांग्रेस खुद को डिफेंड करेगी, भाजपा ये तर्क देकर के कांग्रेस को नीचा दिखाने का प्रयास करेगी कि हामिद अंसारी संवैधानिक पद पर रह करके आईएसआई उर्फ या यूं कहिए आईएसआई का एजेंट और पत्रकार बनकर के जो नुसरत मिर्जा था उसके कथित कनेक्शन साबित हुए या नहीं, ये बात की बात है। लेकिन ये है कि मामले ने तूल जरूर पकड़ लिया है और सियासी रंगत उसको मिल गया। अब हम चर्चा करेंगे। आज एसकेआईसीसी में एक बड़ा प्रोग्राम था और इस प्रोग्राम के दौरान एलजी मनोज कुमार सिन्हा ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि विकास और अमन का सीधा संबंध है, दोनों का एक गंभीर नाता है, रिश्ता है। लेकिन साथ साथ उनको यह भी कहना है कि कुछ लोग, कुछ अनासर तत्व ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि यहां पर अमन हो। वो उकसाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को भी उकसाते हैं और साथ ही साथ वो उकसाते हैं पुलिस वालों को, सुरक्षा कर्मियों को, ताकि वहां पर अनरेस्ट हो और जो पेस है, जो गति है विकास की, उस गति को रोका जाए। हमने अक्सर देखा है कश्मीर में अनरेस्ट होता रहता है, चाहे लैंड्रो की बात करें 2010 की बात करें तब भी अनरेस्ट हुआ था, या फिर बात करें हम उस दौरान जब बुरहान वानी को एलिमिनेट किया गया था उस दौरान भी, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता ही होता है। कुरैशी साहब, आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ। एडवोकेट अहमद कुरैशी सीनियर नेता हैं, फॉर्मर एमएलसी हैं। कुरैशी साहब, आज एक स्टेटमेंट आया है कि कश्मीर में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो नहीं चाहती हैं कि अमन हो, अगर अमन होगा तो विकास होगा। लेकिन एलजी मनोज कुमार सिन्हा का कहना है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हैं जानबूझ के एडमिनिस्ट्रेशन और सुरक्षा बलों को उकसाने का प्रयास करते हैं। इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, ऐसी तो बातें नहीं
स्ट्रीम पार्टीज हैं जी पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम पार्टीज कहती है कि डेमोक्रेसी बहाल हो और 5 अगस्त 2019 के बाद के जो हालात हैं उनको स्ट्रीमलाइन करने के लिए यहाँ पॉलिटिकल प्रोसेस का शुरू होना बिल्कुल जरूरी अशद जरूरी है जी। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक तो ये बयान नहीं दिया कि भाई यहाँ इलेक्शन ना हो जी। अगर कोई ताकतें एलजी साहब की नॉलेज में है या एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज में है तो उनको सामने लाना चाहिए जी। और देखिए जब यहाँ अगर पंचायत के इलेक्शन करवा दिए गए किसी ने अपोज नहीं किया, अगर यहाँ बीडीसी के इलेक्शन करवाए तो किसी ने अपोज नहीं किया, अगर डीडीसी के इलेक्शन करवाए तो नहीं किया। इसका ये साबित होता है कि सरकार की मंशा ही नहीं है इलेक्शन कराने की जी। और ये इसमें ढूंढ रहे हैं जो ये इसमें नकाश ढूंढ रहा, मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की बातों से कोई कौन सी ताकतें हैं। जब 5 अगस्त 2019 में डायरेक्ट कंट्रोल जम्मू एंड कश्मीर में हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, तो अब उसमें थोड़ा आप ये कह सकते हैं कि आप कौन सी ताकत है, चाइना की ताकत है, पाकिस्तान की ताकत है या किसी और मुल्क की ताकत है या इंटरनल ताकत है, तो फेलियर किसका है? जी कैसे एक सवाल ये पूछना चाहूंगा कि अगर पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं होती है तो कितना नुकसान होता है और जम्मू कश्मीर की जनता कितना नुकसान। जी जो मनोज सिन्हा साहब है मेच्योर पॉलिटिशियन है, देखिए लूली लंगड़ी भी पॉलिटिकल सरकार गवर्नर राज से बेहतर होती है जी, अगर वो लूली लंगड़ी भी क्यों ना हो जी। मैं ये कहता हूँ कि आप किसी भी मुल्क के किसी दूसरी रियासत में ये ड्रामा करके देख लो ना जी, जो यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में कर रखा हुआ है पिछले 70 साल में जी। अगर इस ड्रामे को आप समझते हो कि डेमोक्रेसी है तो लोगों के दिल जीतते जाते हैं तो फिर आप डायरेक्ट आओ ना, तो यूरोपियन यूनियन को लाते हो, कभी किसी को लाते हो, कभी किसी को लाते हो, तो डायरेक्ट इलेक्शन करा के अपनी ताकतें देख लो, एक बार वंस फॉर ऑल खत्म करो इसको। अगर आफ्टर डरबा मुझे लगता है कि ये डेमोक्रेसी को डीरेल करने के लिए जो आज डॉलर जो के बनिस्बत रुपया हमारा 80 से ऊपर चला गया है, 300 करोड़ डॉलर का आज ही नुकसान हो गया है पिछले 2 दिनों में। और मुझे लगता है कि सरकार करनी और करने में फर्क लगता है। कुरैशी साहब आपने भी बड़े प्रयोग किए जम्मू कश्मीर पर, कभी ड्यूल करेंसी, कभी सेल्फ रूल। सुने मेरा प्रयोग नहीं, ये बात शिफ्ट करें, ये जो पीडीपी हुई या एनसी हुई या लोकल पार्टियां, ये तो समाज ही रहते हैं, काम कर सकते हैं। यूनिट ऑफ इंडिया पावर है और यूनिट ऑफ इंडिया ने ये सारी गेम हमेशा की है यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में। आप इस गेम का फल इनको ही लेना है। अगर यहाँ डेमोक्रेसी बहाल करते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं करते तो इनको आवाम तो चाहती है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो। जी कैसा तो नहीं है ना। जी कैसा बहुत जी कैसा बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों आपने देखा कि कहीं ना कहीं सियासी जमातें ये चाहती हैं कि यहाँ पर पॉपुलर गवर्नमेंट हो और इसके लिए लाजमी है कि सरकार इलेक्शन करवाए और कहीं ना कहीं ये भी ज़रूरी हो गया, आम पब्लिक भी ये चाहती है कि एक पॉपुलर गवर्नमेंट हो ताकि उनके काम हो सके। अब एक और झटका जो यासीन मलिक को लगा है, ये दूसरा झटका होगा। पहले ही यासीन मलिक उम्र कैद झेल रहे हैं और अब जेकेएलएफ के चीफ को रूबिया सैयद, जो मुफ्ती मोहम्मद सैयद की बेटी हैं, उन्होंने आज उनकी शिनाख्त कर ली है कि उनका जो 1989 में अपहरण हुआ था यासीन मलिक के साथ 3 साथियों ने किया था। आज सीबीआई की कोर्ट की अदालत में ये स्पष्ट कर दिया उन्होंने और साफ उनको आइडेंटिफाई कर दिया। अब खतरा यासीन मलिक के लिए और बढ़ गया है। इससे पहले ही यासीन मलिक को उम्र कैद हो चुकी है और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फिरदौस टाक, जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और इनके साथ भी एक बड़ा मतलब सौभाग्य है कि ये पत्रकार भी हैं, नेता भी हैं, वकील भी हैं, यानी सहाफ़ी, वकील और नेता। मैं एज ए वकील इनसे बात करूंगा। टाक साहब आप मुझे सुन पा रहे होंगे? टाक साहब अब आइडेंटिफाई कर लिया गया है कोर्ट के सामने, तो सीधा लगता है कि जेकेएलएफ की मुश्किलें बढ़ जाएंगी या जो कहा जाए कि यासीन मलिक की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। देखिए विनोद जी, मैं इसमें ज्यादा टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये सारा डिपेंड करता है कि केस
केस की नवीयत क्या है। जी। और केस में कोई एक प्रोसिक्यूशन विटनेस नहीं होता। प्रोसिक्यूशन का जो सारा केस होता है वो बहुत सारे एविडेंसेस पे, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस होते हैं, जी। जिसमें फिजिकल और आई विटनेसेस होते हैं। जी। तो ये सारा डिपेंड करता है कि प्रोसिक्यूशन अपना केस किस तरीके से कोर्ट में प्रेजेंट कर पाई है और किस तरीके से जो कोर्ट की कार्रवाई है वो अभी तक हुई है। जी। जो आज का स्टेटमेंट कह रहे हैं, मुझे जी। इस बारे में ज्यादा मालूम नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी जम्मू से बाहर हूँ। जी। लेकिन ये है कि जो रूबिया मैडम ने आज बयान दिया है, जी। जो उनकी किडनैपिंग के बाद जो उन्होंने बयान दिया था, जी। वही बयान जो है उन्होंने आज रिपीट किया है। जी, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि 1989 में किडनैपिंग होती है और इतना लिंगरान किया जाता है, आज उनको विटनेस के लिए बुलाया जाता है, शनाख्त के लिए बुलाया जाता है? देखिए, ये तो कोर्ट के जो प्रोसिक्यूशन विंग है, या तो वो इस बात पे टिप्पणी कर पाएंगे, या कोर्ट के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स इतने सालों से रहे हैं, या जो कोर्ट की तफ्तीश करने वाली एजेंसीज हैं, वो इस बात पे रोशनी डाल पाएंगी। हम तो इस बारे में कुछ कह नहीं पाएंगे। जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू। वेल दोस्तों, अब मुश्किलें वाकई में बढ़ने वाली हैं यासीन मलिक की। यासीन मलिक को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। अब हम एक बड़ी खबर की तरफ ले चलते हैं आपको। जम्मू के लोगों को बार बार ये सपने दिखाए जाते थे कि आर्टिफिशियल लेक बनेगी। इस आर्टिफिशियल लेक में नाव, किश्तियां, बोट तैरेंगी, बोटिंग होगी और आजू बाजू में होटल्स बनेंगे। वहां पर पर्यटकों को एक आकर्षण का केंद्र मिलेगा। लेकिन आज सरकार ने उस प्रोजेक्ट की कास्ट बढ़ने और समय ज्यादा लगने को लेकर के एक बड़ी इंक्वायरी इनिशिएट की है। शालीन काबरा, जो एक्चुअली फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू है, वो इस प्रोजेक्ट की जांच करेंगे, इसकी जांच करेंगे। और साथ साथ आपको बताते चलूं कि इसमें सिविल, हाइड्रो और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सब काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। और बार बार 10 डेडलाइन जो है दी गई थी, वो 10 डेडलाइन को मीटअप नहीं कर पाए हैं। अब सरकार को ये, इवन एलजी मनोज कुमार सिन्हा की सरकार ने भी कहा था कि इस टाइम पे इसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया जाएगा। मुझे याद है 131.53 करोड़ रुपया दिया गया था इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया। और आज एक जीएडी, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने आज इंक्वायरी इनिशिएट की है। शालीन काबरा, जो फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू है, वो इंक्वायरी करेंगे। और बड़ी दिलचस्प बात है कि 1 महीने का समय उनको दिया गया है। 1 महीने के समय के दौरान ही आपको ये भी बताते चले कि ये 2009 में जब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार हुआ करती थी, तब उमर अब्दुल्ला ने इसका नींव पत्थर रखा था। और उसके बाद लगातार आता रहा, जाता रहा। 1500 मीटर ये लंबा है और 600 मीटर चौड़ा है। और मैंने पहले भी कहा कि करीब 10 डेडलाइंस इसकी हो चुकी हैं, लेकिन मुकम्मल नहीं हो पा रहा है। और बार बार सरकार पर ये दबाव भी बनता रहा है, क्योंकि जो यहाँ पर व्यापारी तबका है, टूरिस्ट सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, वो कहते हैं कि कोई आकर्षण का केंद्र जम्मू में होना चाहिए, ताकि जो यात्री सीधे वैष्णो देवी की ओर रुख करते हैं, वो जम्मू में आके रुके। इतिहास ये बताता है कि जब तक रेलवे स्टेशन जम्मू तक था, रेल आगे नहीं चली थी, तो सबको जम्मू में उतरना पड़ता था, जो रेल के माध्यम से सफर करते थे। और जब जम्मू में उतरते थे, तो जम्मू में उतरने के बाद वो जम्मू में रहते थे। लेकिन अब डायरेक्ट ही जो ट्रेन कटरा चली गई है, तो उसके कारण जम्मू का कारोबार प्रभावित हुआ है। और जम्मू के व्यापारी तबका, टूरिस्ट सेक्टर से जुड़े होटलियर्स हों या टैक्सी ऑपरेटर्स हों, ये सब चाहते हैं कि ये आर्टिफिशियल लेक बने। लेकिन ये आर्टिफिशियल लेक एक सपना बन के रह गया तभी दराज। आज जगदीप जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जगदीप सिंह प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। जगदीप जी, ये जो तवी बराज है, आप पत्रकार भी रहे हैं, बड़े अनुभवी, ये बहुत लंबे समय से चल रहा था, लेकिन आज सरकार ने एक ऑर्डर किया है कि इसकी इंक्वायरी करवाई जाएगी। शालीन काबरा इसकी इंक्वायरी करेंगे और 1 महीने के अंदर उसकी रिपोर्ट देंगे। क्या कहेंगे आप? इतने प्रोजेक्ट क्यों लिंगरान होते हैं? क्या मंशा रहती है सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन की? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये एक स्पष्टीकरण देना चाहूंगा कि बीते दिनों आम आदमी पार्टी ने तत्काल प्रभाव से सारी समितियां बंद की थी। तो मौजूदा समय में मैं बतौर प्रवक्ता नहीं, बल्कि
कहा एक अखबार रईस होने के नाते जरूर जी। अपनी राय आपको देना चाहूंगा। जी देखिए, कृत्रिम झील की जब बात खड़ी होती है तो जो सबसे पहला अक्ष ध्यान में उभरता है वो दिवंगत मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का आता है। जी और आपको याद होगा कि उस जमाने में जितनी भी तत्कालीन सरकारें रही हैं, उन्होंने पर्यटन को हाशिए से निकाल कर लाने के लिए जो दावे धरे, जो बड़ी बड़ी बातें की, उसमें कृत्रिम झील का एक बड़ा बड़ा जी जिक्र चलता था इसका आर्टिफिशियल। हाँ, यस। लेकिन हकीकत क्या है कि इसके दो पहलू हैं और दोनों पहलुओं के ऊपर मुझे लगता है बात होनी चाहिए। पहली बात तो प्राकृतिक ढंग से इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि कितनी मरतबा ऐसा हुआ है जबकि बनाया गया बराज जो है वो एकाएक बाढ़ के कारण बहता चला गया। 2014 कारण है जी। दूसरी जो सबसे अहम वजूहत है, देखिए एक तरफ हमने दुनिया का सबसे ऊंचा पुल जो है वो खड़ा कर दिया रेल को, भारतीय रेल को कश्मीर तक, वादी तक ले जाने के लिए। तो ऐसे में क्या ये इतना मुश्किल था कि तकनीकी रूप से इस तरीके से बराज बनाए जाते कि आने वाली जो कभी कभार की यानी जगदीप जी ये कहा जाए कि मानसिकता ही गलत थी सरकार की, या फिर यूं कहा जाए कि जम्मू के साथ पक्षपात सौतेला व्यवहार था। देखिए ये सच बात है। अगर ऐसा नहीं था तो आप बताइए मुझे, मुबारक मंडी के जीर्णोद्वार की बात उठती है, आज कितने साल हो गए? कहाँ है वो मुबारक मंडी का गोलघर जो सियालकोट से दिखाई देता था? जी। आज उसकी हालत तो देखिए आप। जी। आप रघुनाथ बाजार के जो काया पलट की बात करते थे, आप उसकी हालत देखिए। आज इन्होंने इसे 150 साल पुराने ऐतिहासिक बाजार में करके क्या दिखाया है? जी तो हकीकतन आज अगर सरकार ने ऐसा कोई फैसला लिया है तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर अगर कोई जांच की जाती है तो अच्छी बात है। लेकिन उससे बड़ी बात जो निकलकर सामने आती है वो अब तक की पूर्ववर्ती सरकारों की मंशा से जुड़ी, जी जिसे भाजपा भारतीय जनता पार्टी में खास तौर से कहूंगा, जो कहा करती थी कि साबरमती की तर्ज पर हम जो है वो तवी नदी का कायाकल्प करेंगे। जी तो हकीकत आज पूरे जम्मू शहर का जो कूड़ा है उसमें वो भी मेडिकल बायो वेस्ट जो है वो तवी नदी में गिर रहा है। जी। कितने नारे जम्मू शहर के ऐसे हैं जिनका कचरा जो है वो तवी नदी में गिरता है। तो लिहाजा सूर्यपुत्री, जगदीप जी सूर्यपुत्री कहा जाता है और यहाँ पे आरती भी होती है और सारा कचरा गंदगी इधर आती है। देखिए सूर्यपुत्री तभी जब हम नाम देते हैं जी तो ऐसा लगता है हम किसी पौराणिक इतिहास की बात कर रहे हैं, लेकिन आज की जो तवी की हालत है वो किसी से छिपी नहीं है। हाँ, जी, कुछ जी। हो रहा है तवी नदी के पुलों पर, तो मुझे लगता है कि 66 पॉइंट जरूर बने हैं। जी। पिछले 6 महीनों में दर्जनों आत्महत्याएं जी। जो है वो हुई नहीं जी। पुलों के ऊपर। जी। तो इसके अलावा अगर आप आर्टिफिशियल लेक की बात अगर करते हैं, जी जी कहीं ना कहीं मंशा की कमी रही, वैसी नीयत नहीं रही सरकार की चलिए कि इसके ऊपर- जगदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया, जगदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। धन्यवाद। शेख बशीर साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखते हैं। और शेख साहब आपका स्वागत है। 2009 में आपने नींव पत्थर रखा था उमर अब्दुल्ला जी ने आर्टिफिशियल लेक का, आज सरकार ने उस पर इंक्वायरी इनिशिएट कर दी है, क्या कहेंगे आप? किस मामले में? जो तवी बैराज या आर्टिफिशियल लेक की बात कर रहे हैं, वो 2009 में उमर अब्दुल्ला जी ने नींव पत्थर रखा था जी। और इतनी 10 डेडलाइंस को मीट नहीं कर पाए, क्या कहेंगे? देखिए पहली बात यह है कि जो भी प्रोजेक्ट बनते हैं जी उनके डीपीआर, उनकी जो सारा जो सिस्टम है उसमें होता है। और जब उन्होंने 2009 में जी 2009 में उन्होंने अगर रखा तो बेसिकली प्रॉब्लम ये आई कि कुछ एक्सपर्ट ने ये कहा कि ये जो लेक है ये शायद जम्मू का जो ग्राउंड वाटर है शायद उसको पॉल्यूट करेगी। ओके तो बहरहाल कुछ एक्सपर्ट उसके बाद के ऊपर भी बहुत कुछ लिखा गया और नींव पत्थर रखने के बाद मुझे लगता है कि इसके लिए जो फाइनेंशियल थे वो शायद लिए नहीं लिए जी और उस वजह से ये चलता गया। 2009 के बाद 2014 में गवर्नमेंट हमारी बदल गई और जी। उसके बाद 22 आ गया, अभी 22 तक तो इसी तरह चल रहा है। जी अगर हमसे गलती हो गई कि हमने किसी उसको नहीं चलाया क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, जी। आपको ये मैं बताऊं आपको कि उमर साहब का जो लास्ट बजट था वो शायद 7,800 करोड़ का था। जी इस वक्त बजट है 1,13,000 करोड़ या 20,000 करोड़ है। जी तो बहरहाल अब मसला ये है कि 14 के बाद हुकूमत बदल गई है, अब आगे 2022 जी तो वो प्रोजेक्ट उधर का उधर ही है। जी 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 अब अगर हमसे नहीं बन पाया तो इन्होंने भी नहीं बनाया। जी
बशीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो दर्शकों, कहीं ना कहीं हम जो टैक्स पेयर हैं उनकी पैसे का गलत इस्तेमाल होता है। अगर आप फील्ड पर देखें, तभी पर देखें तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा। और आपको बताएं 58 करोड़ रुपए जो मेहनत की कमाई है टैक्स पेयर्स की, वो ज़ाया हो चुकी है, उसका कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तो दर्शकों, आप हमारे इस प्रोग्राम को देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और हमें बताइए कि हमने क्या क्या गलती की। धन्यवाद।